वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए सीरीज जो हमने शुरू की है, इसमें हम इसके पार्ट 5 पे पहुंचे हुए हैं। वहीं हम देखते हैं ये पार्ट 5 हमारा जो यूनियन से डील करता है। पार्ट 5 यूनियन से डील करता है और उसी पार्ट 5 में हमारे आर्टिकल्स जो आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। और इसी यूनियन का ही एक पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव। हम गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स अलग अलग देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। और इसमें भी उन तीनों को अलग अलग से देखेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, फिर हम लेजिस्लेचर के अलग से देखेंगे कुछ आर्टिकल्स और फिर जुडिशियरी के। तो हमारा सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव है और उसके अंदर आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं 52 से 78, और जिसमें हम आज जो 2 आर्टिकल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आर्टिकल 59 एंड आर्टिकल 60। 59 को हम देखते हैं, आर्टिकल 59 क्या कहता है। तो बेसिकली अगर हम देखें शुरुआत के सारे आर्टिकल्स हमारे 52 से लेके अभी तक जितने पढ़े सब प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड हैं, तो ये भी प्रेसिडेंट से ही हैं। तो 59 बोलता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कि प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या कंडीशंस रहेंगी। प्रेसिडेंट जो ऑफिस में रहेगा, प्रेसिडेंट जो एज ए प्रेसिडेंट जब तक वहां रहेगा, उसकी क्या क्या ऑफिस के क्या शर्तें रहेंगी, क्या क्या उसे मिलने वाला है। तो वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। तो इसमें 4 बातें लिखी हैं टोटल। क्या बातें लिखी हैं? सबसे पहला लिखा है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो भी होगा वो कोई भी एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होना चाहिए। एमपी में दोनों आ गए, राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होना चाहिए। विधानसभा या विधान परिषद उनका मेंबर नहीं होना चाहिए। यहां पर क्रॉस का यही मतलब है। अगर है तो जिस दिन उसको प्रेसिडेंट के ऑफिस में आना है, यानी कि जिस दिन उसे कार्यभार संभालना है, अगर इनमें से कोई भी है तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा अपने एमपी की पोस्ट से, एमएलए की पोस्ट से या एमएलसी की पोस्ट से। अगर कोई सिटिंग एमएलए जो प्रेजेंट में एमएलए है वो प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है, तो उस टाइम पे जिस दिन उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करना है, यानी जिस दिन उसे कार्यभार संभालना है, तो उस दिन उसे रिजाइन करने पड़ेगा अपनी इन पोस्ट से। यानी ये रहते हुए कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे देखते हैं कि जो भी प्रेसिडेंट ऑफिस में जा रहा है वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। जो भी प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट चुना गया है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट यानी कि कोई भी ऐसा ऑफिस जहां किसी भी तरह का उसे प्रॉफिट गवर्नमेंट से मिल रहा हो, पेमेंट मिल रही हो या कुछ भी मिल रहा हो, तो इन पोस्ट पे वो नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, जैसे खुद प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाता, गवर्नर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाता, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, वो सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाते हैं। ये अलग से लिखा हुआ है। देन उसके बाद ऑफिशियल रेजिडेंस उसे मिलेगा। जो भी प्रेसिडेंट होगा वो एंटाइटल होगा रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस के लिए। क्या बोला मैंने? रेंट फ्री, यानी कि कोई रेंट नहीं देना है, फ्री यूजेस ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस, जिसको हम राष्ट्रपति भवन के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट के लिए रहेगा। उसके बाद इसी में एक और चीज लिखी हुई है कि उसको कुछ पेमेंट भी मिलेगी, पेमेंट और अलाउंसेस, या फिर जिसको हम इमोल्यूमेंट्स भी कहते हैं, पेमेंट्स, अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स। और ये कितने होंगे, ये कितने होंगे, ये डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। कितने पेमेंट मिलेगी, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, वो सब पार्लियामेंट के साथ डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है तो मान लो कोई प्रेसिडेंट सरकार के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, सरकार के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो क्या उसकी पेमेंट कम की जा सकती है? तो नहीं। उसी में हम चौथा पॉइंट अगर हम पढ़े हैं तो पेमेंट जो एक बार डिसाइड हो गई, जब वो ऑफिस में एंटर करता है उस टाइम पे जितनी पेमेंट है उससे उसको कम नहीं किया जा सकता है किसी भी हालात में। ये यहां पे लिखा हुआ है। अब जब पेमेंट की बात कर रहे हैं, यहीं पे कुछ और चीजें हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस भी मिले हुए हैं। कुछ प्रिविलेजेस भी प्रेसिडेंट को मिलते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई भी सिविल केस प्रेसिडेंट पे ऑफिशियल एक्ट्स के लिए नहीं हो सकता।
जो भी ऑफिस में रहते वो कार्य करता है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर कोई भी सिविल केस नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन पर्सनल एक्ट्स के लिए, जब वो पर्सनल उसमें एक्ट में रह के कोई भी ऐसा काम करता है जिसके ऊपर सिविल केस बनता है, तो उस केस में सिविल केस किया जाता है, लेकिन 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। 2 महीने का पहले प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा कि आपके ऊपर यह सिविल केस लगाया जा रहा है, तब उस टाइम पे पर्सनल एक्ट के लिए कर सकते हैं। दूसरा केस, क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में किसी भी तरह का कोई भी चार्ज प्रेसिडेंट पे नहीं लगाया जा सकता जब तक वो ऑफिस में है, चाहे वो पर्सनल एक्ट के लिए हो या फिर वो ऑफिशियल एक्ट के लिए हो। किसी भी तरह का क्रिमिनल चार्ज प्रेसिडेंट पे नहीं लगाया जा सकता, किसी भी तरह की जेल प्रेसिडेंट को नहीं हो सकती जब तक वो ऑफिस में है। तो ये कुछ प्रिविलेजेस भी उन्हें मिले हुए। मैंने पेमेंट की भी बात की। अभी फिलहाल जो प्रेसिडेंट की आजकल पेमेंट चल रही है वो 5 लाख पर मंथ है, अलाउंसेस अलग। अभी जो फिलहाल पेमेंट जो प्रेसिडेंट की डिसाइड की गई है वो की गई है 5 लाख पर मंथ। और ये जो पेमेंट होती है इसके लिए हम एक अलग से शेड्यूल में भी पढ़ते हैं। तो सेकंड शेड्यूल में पेमेंट्स लिखी हुई है कुछ एक लोगों की, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, देन उसके बाद जो स्पीकर हैं लोकसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के और जो डिप्टी चेयरमैन हैं राज्यसभा के, या फिर एमएलसी में भी यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे उनका भी पेमेंट इसी सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। और उसके साथ इसी सेकंड शेड्यूल में हमारे कैग जो होते हैं उनका भी पेमेंट का लिखा हुआ है कि उनका कितना, कैग नहीं सॉरी मैंने आपको गलत बताया, यहां पे सेकंड शेड्यूल में उसके साथ साथ जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका भी इसी में लिखा गया है। तो आपका क्या क्या हो गया इसमें, आपका प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, देन उसके साथ साथ हम देखेंगे जितने भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की जो पोस्ट हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा में, इन सब की पेमेंट प्लस उसके बाद उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनका भी इसी शेड्यूल में जिक्र है। इसी शेड्यूल में उसके बारे में मेंशन किया गया है कि किसको कितनी पेमेंट मिलेगी। तो सेकंड शेड्यूल हो गया। फर्स्ट शेड्यूल हमने पढ़ा था स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो ये हमने जाना। ये इसकी 59 के बारे में इतनी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, तो 59 हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। इसके अंदर जो भी चीजें थी वो हमने जानने की कोशिश की। अब हम आर्टिकल 60 जो हमारा सेकंड आर्टिकल जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है। आर्टिकल 60 बात करता है ओथ की, कि जो जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो कौन सी ओथ लेते हैं, किस तरह की शपथ लेते हैं, तो उस ओथ की बात करता है आर्टिकल 60। हालांकि ओथ के लिए, शपथ लेने के लिए एक अलग से शेड्यूल भी है, शेड्यूल 3, लेकिन उस शेड्यूल में प्रेसिडेंट की शपथ नहीं लिखी गई है। उस शेड्यूल में प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में कोई मेंशन नहीं है। ये जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में सभी ओथ की मेंशनड है लेकिन प्रेसिडेंट की नहीं है। प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो आर्टिकल 60 में लिखी गई है कि प्रेसिडेंट कौन सी ओथ लेगा, कौन सी शपथ लेगा। तो प्रेसिडेंट जो शपथ लेता है वो कौन सी लेता है, टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट एंड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, संरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए और उसको डिफेंड करने के लिए, यानी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले की शपथ जो है प्रेसिडेंट को दिलाई जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व रखेंगे, प्रोटेक्ट रखेंगे, डिफेंड करेंगे। तो ये प्रेसिडेंट को ये शपथ दिलाई जाती है। देन इसके अलावा गवर्नर की भी ऑलमोस्ट आपको सेम शपथ मिलेगी, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। गवर्नर की भी ये मिलेगी। और बाकी सब की जब हम शपथ देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बाकी सब बोलेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे, ये शपथ लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में शपथ में डिफरेंस है, बाकियों की में और इसकी में ये कॉमन सा डिफरेंस है। अब सवाल आता है कि जो प्रेसिडेंट शपथ ले रहे हैं वो किसके सामने लेते हैं, उनको शपथ दिलाने वाला कौन होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है जानना कि जो ओथ है, जो शपथ है, जो एफर्मेशन है जो प्रेसिडेंट लेते हैं वो लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे नहीं है तो कौन शपथ दिलाएगा, तो उसके अलावा जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा,
जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो सीजेआई की जगह पे प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमने आर्टिकल 59 और 60 के बारे में पढ़ी। मैं आशा कर रहा हूं कि ये सीरीज हमारी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी आपका सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आगे की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।